दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर 2025 की शाम हुआ धमाका सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश का खुलासा था जिसकी जड़ें देश के कई हिस्सों, कई संस्थानों और यहां तक कि देश की सीमाओं के बाहर तक फैली हुई थी। उस शाम जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार अचानक तेज धमाके के साथ उड़ गई, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं, चीखों और भगदड़ के बीच तुरंत ये साफ हो गया कि ये कोई सामान्य आग या तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया आईईडी ब्लास्ट था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे चारों तरफ बिखर गए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में यह पता चल गया कि कार चलाने वाला शख्स खुद एक सुसाइड ऑपरेटिव था, जिसके शरीर के टुकड़े आसपास काफी दूर तक बिखरे मिले। यह पहला संकेत था कि इस हमले के पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच की बागडोर तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई। एजेंसी ने सबसे पहले कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से शुरुआत की। कार आमिर रशीद अली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर को ताबड़तोड़ पूछताछ के लिए उठाया गया और उसी पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ कि कार देने वाला व्यक्ति सिर्फ मोहरा था। असली तकनीकी दिमाग जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश का था, जिसने मॉड्यूल को तकनीकी सहायता दी। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सेटअप करना, वीपीएन नेटवर्क सेट करना और सुसाइड ऑपरेटिव को डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराना। ये पता चलने के बाद एनआईए की जांच तेजी से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि ये साफ था कि इस मॉड्यूल के पीछे हाईटेक ट्रेनिंग प्राप्त लोग शामिल हैं। इनका नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। जांच का सबसे चौंका देने वाला मोड़ तब सामने आया जब एजेंसियों ने फरीदाबाद में छापेमारी की। ये छापेमारी गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर की गई थी। यहां से लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। साथ ही असॉल्ट राइफलें, वॉकी टॉकी सेट, डिटेंटर टाइमर, बैटरियां, बम असेंबलिंग के लिए सर्किट बोर्ड, रॉ मटेरियल्स और कई संदिग्ध सामग्रियां पाई गई। ये जब्ती इतनी बड़ी थी कि इससे साफ हो गया कि ये मॉड्यूल सिर्फ एक ब्लास्ट की तैयारी नहीं कर रहा था। ये नेटवर्क देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2900 किलो विस्फोटक का मतलब है ये मॉड्यूल कम से कम 8 से 10 बड़े धमाकों की क्षमता रखता था, या उससे भी ज्यादा। इससे साफ हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथियों ने लंबे समय से विस्फोटक इकट्ठा किया था और फंडिंग भी खुद जुटाई थी। इस मॉड्यूल का दूसरा दिलचस्प और डरावना पहलू यह था कि इसके प्रमुख सदस्य डॉक्टर थे, कई एमबीबीएस या मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोग, जिनका समाज में एक सुरक्षित, भरोसेमंद और शिक्षित छवि के रूप में स्थान होता है। लेकिन ये डॉक्टर धीरे धीरे कट्टरपंथी मानसिकता की ओर ढल गए और एक संगठित आतंक नेटवर्क का हिस्सा बन गए। एनआईए ने अब तक जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, उनमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग का डॉक्टर अदील अहमद राथर, शोपियां का मुफ्ती इरफान अहमद बगे, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सहित और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी शामिल है। डॉक्टर की यह टीम ब्लास्ट में शामिल मेडिकल सेल थी। कोई विस्फोटक जुटाने का काम करता था, कोई ड्रोन की मदद से टेस्टिंग करता था और कोई फंडिंग मैनेज करता था, तो कोई तकनीकी और प्रोग्रामिंग सपोर्ट देता था। डॉक्टर उमर वही शख्स था जिसने लाल किले के बाहर अपनी कार उड़ाई। डॉक्टर उमर के शरीर के टुकड़े घटनास्थल पर दूर दूर तक बिखरे नजर आए थे और जांच के बाद यह निश्चित हो गया कि उसने इसे सुसाइड मिशन के रूप में अंजाम दिया था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन की कहानी और भी खतरनाक है। जांच में सामने आया कि इन डॉक्टरों को विदेश से लगातार वीडियो भेजे जा रहे थे। सुसाइड बॉम्बिंग ट्रेनिंग वीडियो, जिहादी प्रोपेगेंडा क्लिप्स, ब्रेन वॉश मटेरियल, और ये सब एक एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजा जा रहा था। इन वीडियो में विस्तार से समझाया जाता था कि सुसाइड बॉम्बर का असली मकसद क्या होता है, किस तरह से वो खुद को कुर्बानी के रूप में पेश करते हैं और कैसे उनकी सोच को बदलकर उन्हें मिशन के लिए तैयार किया जाता है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि ऐसे 30 से 40 वीडियो उन्हें भेजे गए थे और इन्हें देखकर वे और डॉक्टर उमर पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गए थे। ये वीडियो उन्हें जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल से भेजे जा रहे थे। इन वीडियो भेजने वाले विदेशी हैंडलर कौन थे? यहां भी एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 3 हैंडलरों के कोड नेम सामने आए, हंजुल्ला, निसार और उकासा। ये कोड नेम है या असली पहचान, ये अभी जांच में है, लेकिन ये पक्का है कि हैंडलर भारत में मौजूद इस डॉक्टर मॉड्यूल को दूर बैठे संचालित कर रहे थे। हंजुल्ला नाम इस्तेमाल करने वाला शख्स अकेला ही लगभग 40 वीडियो डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी को भेज चुका था।
ये वही डॉक्टर था जिसने धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक का बड़ा हिस्सा इकट्ठा किया था और फरीदाबाद वाले विस्फोटकों तक उसकी सीधी पहुंच थी। एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इन वीडियो को डॉक्टर मॉड्यूल और कितने सदस्यों को भेजा गया था और क्या अभी भी कुछ और लोग फरार हैं। अब सवाल उठता है, इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील वीडियो भेजने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? दरअसल सामान्य मैसेजिंग ऐप्स जैसे एसएमएस या फेसबुक मैसेंजर में भेजे गए वीडियो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होते हैं। इनके सर्वर इन्हें पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़े तो सरकार भी इन्हें एक्सेस कर सकती है। लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे सिग्नल या कुछ स्पेशल डॉक नोट एप्लीकेशंस वीडियो को सिर्फ 2 डिवाइसेस के बीच एन्क्रिप्टेड कर देती है। कंपनी भी इन्हें नहीं पढ़ सकती। इसलिए आतंकियों, ड्रग नेटवर्क्स और विदेशी हैंडलरों के बीच ये ऐप्स बेहद लोकप्रिय है। डॉक्टर मॉड्यूल के केस में भी यही हुआ। सभी वीडियो एन्क्रिप्टेड थे, वीपीएन आधारित आईपी के जरिए भेजे गए थे और इन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल था। इस मॉड्यूल की फंडिंग भी चौंका देने वाली है। शुरुआती अनुमान था किसी बाहरी देश से भारी रकम आई होगी, लेकिन जांच में सामने आया कि इन आतंकियों ने खुद ही अपने जेब से 26 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। ये पैसे उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस, ऑनलाइन ट्रेडिंग और धार्मिक चंदे के नाम पर जुटाए थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने धमाके के लिए 4 गाड़ियां भी खरीदी थी ताकि किसी एक वाहन में समस्या आने पर दूसरी गाड़ी को इस्तेमाल किया जा सके। ये बताता है कि ये नेटवर्क कितना रेडिकलाइज्ड था और कितना सुनियोजित था। उधर श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग में एनआईए ने छापेमारी कर 4 और लोगों को हिरासत में लिया। इन चारों को बाद में प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया और पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने इनकी पेशी की और एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से इनकी 10 दिन की कस्टडी मिली। इनकी पहचान डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगे के रूप में की गई। इससे पहले एजेंसी आमिर और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार कर चुकी थी। इन सबकी भूमिका अलग अलग थी। कोई कार की व्यवस्था में शामिल था, कोई ब्लास्ट सर्किट सेटअप में, कोई एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में और कोई धार्मिक ब्रेन वॉशिंग में। कोई नेटवर्क जुटा रहा था। ये नेटवर्क कई स्तरों पर काम कर रहा था और इसका हर सदस्य अपनी विशेषज्ञता के आधार पर मॉड्यूल में योगदान दे रहा था। आज की स्थिति यह है कि एनआईए कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस नेटवर्क के हर सदस्य की पहचान कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या भारत में ऐसे और मॉड्यूल सक्रिय है, क्या विदेशों में बैठे हैंडलर भारत में और भी लोगों को इस तरह रेडिकुलाइज कर रहे हैं। फरीदाबाद में मिली विस्फोटकों की मात्रा को देखते हुए यह निश्चित हो गया कि दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ शुरुआत थी। इस मॉड्यूल की योजना कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह संभव है कि ये लोग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे और लाल किला ब्लास्ट सिर्फ उनके पहले ऑपरेशन का ट्रायल था। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हैंडलर कहां है, कैसे काम कर रहे हैं और उनके भारत में कितने स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। मॉड्यूल में डॉक्टरों, धार्मिक शिक्षकों और टेक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी ये बताती है कि आतंकी संगठन अब शिक्षित युवाओं को बड़े स्तर पर टारगेट कर रहा है। और ये केस एक ऐसा उदाहरण बनकर सामने आया है जिसमें साफ हो गया कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब ये सिर्फ जंगलों या सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि लैपटॉप, वीपीएन और एन्क्रिप्टेड सर्वर्स के जरिए फैल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एक ऐसे नेटवर्क पर रोशनी डाल रही है जो बेहद संगठित, बेहद प्रशिक्षित और बेहद खतरनाक है। जो बातें अब सामने आ रही हैं, उनसे यह भी मालूम पड़ रहा है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इनमें अभी कई और गिरफ्तारियां होंगी, कई और खुलासे होंगे और कई राज्यों में छापेमारी जारी रहेंगी। एनआईए का लक्ष्य सिर्फ इस मॉड्यूल को पकड़ना नहीं, बल्कि इसके पीछे बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। वह मास्टरमाइंड जिसने भारत के बीचों बीच लाल किले के बाहर सुसाइड ब्लास्ट करवाया। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली का यह विस्फोट केवल एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि भारत में उभर रहे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की चेतावनी है, जहां डॉक्टर, छात्र, धार्मिक संस्थान, निजी यूनिवर्सिटीज, आर्थिक चैनल और सीमा पार आतंक सभी किसी न किसी रूप में इंटरलिंक्ड दिखाई देता है। और देश की एजेंसियां इस नेटवर्क की हर परत को एक एक कर खोल रही है, धीरे धीरे लेकिन निर्णायक तरीके से। तो दोस्तों, ये था दिल्ली ब्लास्ट का पूरा गहराई से किया गया एक्सप्लेनर। अगर आपको इस तरह के तथ्य आधारित, अनबायस्ड, ग्राउंडेड एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं हूं प्रियंका चावला, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।